हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य का तीसरा और अंतिम भाग समझेंगे। और इस भाग में हम समझेंगे चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। इसके बाद जानेंगे पदार्थों के चुंबकीय गुणों को। इसके बाद देखेंगे चुंबकीय शैथिल्य यानी हिस्टेरिसिस को, और अंत में स्थायी चुंबक को। तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय का तीसरा और अंतिम भाग, पहले विषय चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण से। दोस्तों, चुंबकीय पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला प्रकार है प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक। दूसरा प्रकार कहलाता है अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक, और तीसरा और अंतिम भाग कहलाता है लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक। आइए अब इन तीनों प्रकार के चुंबकीय पदार्थों से जुड़े गुणों को जानते हैं। सबसे पहले प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल। दोस्तों, ऐसे पदार्थ अपने अंदर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है, तो यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को विकर्षित कर अपने से दूर भेज देता है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। जब कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो पदार्थ में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र के विपरीत दिशा में विकसित होता है, और इस कारण यह प्रतिकर्षित होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे काई m से दर्शाया जाता है, यह एक छोटी तथा ऋणात्मक राशि होती है। इसके अलावा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तुलनात्मक भेद्यता यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिसे म्यू r से दर्शाया जाता है, इसका मान 1 से कुछ कम होता है। ऐसे पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करते। दोस्तों, ऐसे ही पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं बिस्मिथ, तांबा, सीसा तथा सिलिकॉन। आइए अब दूसरे प्रकार के पदार्थ यानी अचुंबकीय पदार्थ अर्थात पैरामैग्नेटिक के गुणों को जानते हैं। दोस्तों, ये पदार्थ भी प्रतिचुंबकीय पदार्थों की ही भांति जब किसी बाह्य क्षेत्र में रखे जाते हैं, तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इस पदार्थ के परमाणुओं में चुंबकीय आघूर्ण यादृच्छिक यानी रैंडमली फैला रहता है, किंतु जैसे ही इन्हें बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है, ये सभी चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र की दिशा में विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक छोटी तथा धनात्मक राशि होती है। इसके अतिरिक्त अनुचुंबकीय पदार्थ की तुलनात्मक भेद्यता यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान 1 से अधिक होता है। और दोस्तों, ये पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करते हैं। ऐसे ही पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं एल्यूमिनियम, सोडियम तथा कैल्शियम। आइए अब जानते हैं तीसरे पदार्थ यानी लौह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। दोस्तों, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह पदार्थ शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के एकल परमाणुओं का भी अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परंतु वे एक दूसरे के साथ इस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं कि एक स्थूल आयतन में, जिसे डोमेन कहते हैं, सब एक साथ एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी कारण प्रत्येक डोमेन का अपना परिणामी चुंबकन होता है। किंतु जैसे ही इन्हें बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है,
इन सभी डोमेन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र की दिशा में विकसित हो जाता है, जिसके कारण पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और शक्तिशाली हो जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता एक विशाल तथा धनात्मक राशि होती है और इसकी तुलनात्मक भेद्यता का मान 1 से अत्यधिक होता है। ऐसे पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करते। ऐसे ही पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं लोहा, कोबाल्ट, निकल तथा गैडोलीनियम। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के हमारे अगले विषय यानी चुंबकीय शैथिल्य अर्थात हिस्टेरिसिस की। दोस्तों, लौह चुंबकीय पदार्थों में B यानी चुंबकीय क्षेत्र और H यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का संबंध बहुत जटिल होता है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये पदार्थ शुरू में एकदम विचुंबकित यानी इसके अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है। अब हम इसको परिनालिका में रखते हैं और परिनालिका में धारा का मान बढ़ाते हैं। पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र B का मान बढ़ता है और अंत में संतृप्त यानी सैचुरेट हो जाता है, जैसा कि वक्र OA में चित्रित किया गया है। इससे आगे चुंबकीय तीव्रता को बढ़ाने का कोई उपयोग नहीं है। फिर हम H यानी चुंबकीय तीव्रता को घटाते हैं और घटाते हुए 0 पर ले आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जहाँ H बराबर 0 है, किंतु चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान 0 नहीं है। यह वक्र AB द्वारा प्रदर्शित है। दोस्तों, जब H का मान 0 होता है तो ऐसे में B का मान पदार्थ की चुंबकीय धारणशीलता या चुंबकत्व अवशेष कहलाता है। दोस्तों, परिनालिका में धारा की दिशा उलट देते हैं और धीरे धीरे इसका मान बढ़ाते हैं। फलस्वरूप कुछ डोमेन पलटकर अपना विन्यास बदल लेते हैं जब तक कि अंदर परिणामी क्षेत्र 0 न हो जाए, और यह वक्र BC द्वारा दर्शाया गया है। दोस्तों, C बिंदु पर H का मान पदार्थ की निग्राहिता कहलाती है। प्रतिलोम धारा का परिमाण बढ़ाते जाने पर हम एक बार फिर से संतृप्तता की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। वक्र CD यही दर्शाता है। अब एक बार फिर हम धारा को कम करते हैं और इसे फिर से उलट दिया जाता है, जैसा कि वक्र EA में दिखाया गया है। यह चक्र दोहराया जाता रहता है। जब H को कम किया जाता है तो वक्र OA पुनः अनुरेखित नहीं होता। और दोस्तों, यह परिघटना चुंबकीय शैथिल्य यानी हिस्टेरिसिस कहलाती है। आइए अब बात करते हैं स्थायी चुंबक की। दोस्तों, ऐसे पदार्थ कमरे के ताप पर अपने लौह चुंबकीय गुण दीर्घ काल के लिए बनाए रख सकते हैं। स्थायी चुंबक विभिन्न तरीकों से बनाए जा सकते हैं, जैसे लोहे की एक छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर बार बार इस पर हथौड़े से प्रहार करते हैं तो वह एक चुंबक बन जाती है। इसके अतिरिक्त स्थायी चुंबक बनाने का एक प्रभावी तरीका यह है कि किसी परिनालिका के अंदर एक लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ रखी जाए और उस परिनालिका में नियत दिष्ट धारा प्रवाहित की जाए। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ को चुंबकित कर देता है, जैसा कि यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है। दोस्तों, चुंबकीय शैथिल्य वक्र हमें स्थायी चुंबकों के उचित पदार्थ चुनने में सहायता करते हैं। शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की उच्च चुंबकीय धारणशीलता और उच्च निग्राहिता होनी चाहिए, ताकि इधर उधर के चुंबकीय क्षेत्रों या तापीय उतार चढ़ावों या क्षुद्र यांत्रिक हानियों के कारण इसका चुंबकत्व आसानी से खत्म न हो जाए। इसके अलावा पदार्थ की उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टील की छड़ और एक नर्म लोहे की छड़ है। अब दोनों में से बेहतर चुंबकीय पदार्थ चुनने के लिए
हमें दोनों के चुंबकीय शैथिल्य वक्र की तुलना करनी होगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टील ऐसा ही एक पदार्थ है। इसकी धारणशीलता नर्म लोहे से कुछ कम है, पर नर्म लोहे की निग्राहिता इतनी कम है कि सब गुणों को सोचें तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील लोहे से बेहतर है। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, और इसी के साथ समाप्त होता है ये अध्याय भी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तब तक के लिए गुड बाय।